Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the second episode of class 12th Geography chapter number 6 Secondary Activities द्वितीय क्रियाएं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में जो पहला सेशन था, हमारा प्रीवियस सेशन था, उसमें हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे हमने ताकि और अच्छे तरीके से हम उसको समझ पाएँ। उसके बाद हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की बात की थी कि कैसे हम 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। और साथ ही साथ हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के फीचर्स को भी डिस्कस किया था कि उनकी विशेषताएं क्या होती है बड़े पैमाने के उद्योगों की। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। आज का जो हमारा सेकेंड एपिसोड है, पहले एपिसोड में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं बेसिक कंसेप्ट। सेकेंड एपिसोड में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी उद्योग कहाँ पर लगते हैं और जहाँ पर लगते हैं तो क्यों लगते हैं, ये हम समझेंगे। उद्योग हर जगह नहीं लगते हैं। इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर लगाई जाती है क्योंकि बड़ा निवेश होता है, बड़ी सोच समझ के पैसा लगाया जाता है, तो वो क्या क्या देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री ओपन करनी हो, कहीं पे लगाना हो, सेटअप करना हो, तो आप क्या देखोगे? कहीं पे भी लगा दोगे, घर के पास लगा दोगे, या कुछ और फैक्टर भी आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो हम समझेंगे इस सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, या यूँ कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है इस चैप्टर का। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेकेंड एपिसोड की। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं फ्लो डायग्राम में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल, कच्चा माल इंपॉर्टेंट होता है, लेबर श्रम भी ज़रूरी होती है, कैपिटल पूंजी, पूंजी के बिना बात नहीं बनती, मार्केट बेचना तो हमें मार्केट में ही है, वाटर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, पावर मशीनें चलेगी कैसे पावर के बिना, लैंड भूमि भी चाहिए, वहीं पे तो इंडस्ट्री लगेगी, ट्रांसपोर्ट चाहिए कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए, और कम्युनिकेशन चाहिए अच्छे व्यापार के लिए, अच्छे सेटअप के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ पर देखे कि ये कुल मिलाकर के आपको 9 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। आइए जानते हैं कौन से फैक्टर है वो। सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला, वो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। आपको उद्योग लगाना है, आपको उद्योग लगाने का मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसका मतलब आपको माल तैयार करना है। अब माल तैयार करने के लिए कच्चा माल चाहिए। आपको चीनी उद्योग लगाना है तो आपको गन्ना चाहिए, आपके पास कॉटन इंडस्ट्री है तो आपको कपास चाहिए, कॉटन चाहिए। अब कॉटन जहाँ उपलब्ध होगी वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना अधिक होगी। ये तो होगा नहीं कि हमने इंडस्ट्रीज़ है वो सेटअप किए दिल्ली एनसीआर में, और गन्ना हम सोच रहे हैं कि बाहर से आ जाएगा, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, काफ़ी सारे टोल टैक्स वगैरह से होकर के, जो टोल प्लाजा है वहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो अलग से होगी। तो कच्चा माल है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला। उद्योग वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो। अब हम दिल्ली से लेकर के अगर कोलकाता तक जाएं, हावड़ा तक जाएं, तो हर एक रेलवे स्टेशन पे एक चीनी मिल है। अब यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ये शुगर केन बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है। हमारे भारी जो उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो छोटा नागपुर, पठार में क्यों है? एक बड़ा कारण ये है कि कच्चा माल वहीं उपलब्ध है। कॉटन इंडस्ट्री कहाँ है? सोचिए कहाँ है, पढ़ा होगा आपने, मुंबई, अहमदाबाद। वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कॉटन बेल्ट है। तो कच्चा माल जहाँ पर उपलब्ध होगा वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इससे लागत कम हो जाती है, परिवहन की लागत है वो कम हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रोडक्ट, एक फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर है कच्चा माल। कच्चे माल जहाँ पर उपलब्ध होगा वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना बहुत अधिक होगी। उसके बाद दूसरा जो कारक है जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है वो है चीप लेबर। बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिक चाहिए। ये संख्या है वो 5,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। बड़ी यूनिट में संख्या बहुत अधिक चाहिए, और वो भी लेबर स्किल्ड भी चाहिए, कुछ अनस्किल्ड भी चाहिए, रेगुलर भी चाहिए।
ये तो नहीं है कि 2 दिन आ गए या 2 दिन नहीं तो अरेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो सस्ता श्रम जहाँ पर उपलब्ध होता है वहाँ पर भी उद्योग लगने की पॉसिबिलिटीज़ अधिक होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर उद्योग ज़्यादा डेवलप हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। अब भारी उद्योग है वहाँ पर श्रमिक अधिक चाहिए। लोहा इस्पात उद्योग की हमने बात की, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो छोटा नागपुर पठार के आसपास है। वहाँ पे क्यों? क्योंकि बिहार यूपी से सस्ता श्रमिक है, आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि घनी जनसंख्या वहाँ पर। इसलिए जो बड़े उद्योग है वो सस्ते श्रमिक जहाँ उपलब्ध होते हैं। सस्ते श्रमिक कहाँ उपलब्ध होंगे? जहाँ घनी जनसंख्या होगी, ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो वहाँ पर डेंस पॉपुलेटेड एरिया में लगने की संभावना इनकी ज़्यादा होती है। अब हम ऊपर की बेल्ट की बात करें, राजस्थान की बात करें, हम हिमाचल उत्तराखंड की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, तो एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। चाहे वहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन लेबर की प्रॉब्लम आती है। तो दूसरा फैक्टर है जो ध्यान में रखा जाता है जब उद्योग लगाए जाते हैं, वो है सस्ते श्रमिक की। जहाँ सस्ते श्रमिक उपलब्ध होंगे वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना अधिक होगी। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है वाटर, पानी, जल। पानी भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। पानी किसके लिए चाहिए? अब लेबर है उनके लिए चाहिए, मान लीजिए 10,000 है, 15,000 है या 50,000 है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के चलिए वो अरेंज हो जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस प्रोसेस के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और रेगुलर वाटर सप्लाई होनी चाहिए। अब लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, इस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ है, वो आम तौर पे उनमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जैसे लोहे को ठंडा करने के लिए, और ऐसे ही जो रंगाई उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो इसलिए ये जो उद्योग है, ये उद्योग तो नदी के बिना लग ही नहीं सकते। जैसे हम टिस्को की बात करें तो किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ऐसे ही हम अगर बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की, तो ये वहीं पर डेवलप हुए जहाँ पर पानी आसानी से उपलब्ध है। या चमड़ा उद्योग, कानपुर चमड़ा उद्योग लिए फेमस है, कहाँ है? नदी के किनारे है। तो पानी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये भी ध्यान में रखा जाता है कि पानी है वो उपलब्ध हो। अगर पानी उपलब्ध नहीं है पास में तो वहाँ पर भी उद्योग लगने की संभावना कम हो जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना होता है। तो ये तीसरा फैक्टर है। अभी तक हम 3 फैक्टर कर चुके हैं कि जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं: कच्चा माल, सस्ता श्रम और तीसरा जल। 4th फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जलवायु, जहाँ की जलवायु ना ज़्यादा गर्म होगी या ना ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ पे श्रमिकों की उत्पादकता अधिक होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, क्योंकि काम रेगुलर चल पाएगा। मान लीजिए कि सर्दी अधिक हो, सपोज कीजिए सर्दी अधिक हो, तो हम लगभग 1 घंटा तो दिन का श्रमिक इसी में निकाल दे, उफ सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। गर्मी अधिक है तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये भी प्रभावित करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को कि टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा है, तापमान कैसा है, बारिश वाला इलाका है या नहीं है, वो ओवरऑल क्लाइमेट देखी जाती है। तो वो भी प्रभावित करता है। जहाँ सम जलवायु होती है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अधिक होती है और प्रॉफिट भी अधिक रहता है। इसके अलावा कुछ जो स्पेशल क्लाइमेट की भी डिमांड रहती है कुछ इंडस्ट्रीज़ में। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो विशेष जलवायु में बेहतर करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्री है, उसको कैसी चाहिए? वेट क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जहाँ आर्द्रता अधिक हो, नमी अधिक हो। अब नमी अधिक है तो उसमें धागा बार बार नहीं टूटता, और धागा बार बार नहीं टूटता तो वो अधिक अच्छे से, बेहतर तरीके से, बेहतर क्वालिटी का धागा बन पाता है। अब कॉटन इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई है? गुजरात में, दूसरा बात करें मुंबई में, तीसरा तमिलनाडु में। 3 बड़े एरिया है जहाँ पे डेवलप हुई है। तो इसका कारण यह है कि वहाँ की जलवायु भी नम जलवायु है जो सपोर्ट करती है इस इंडस्ट्री को। तो जलवायु भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने में। 5th फैक्टर है इनिशियल बिगनिंग, प्रारंभिक संवेग। हालांकि कई बार ये बुक्स में इग्नोर कर दिया जाता है इस फैक्टर को, लेकिन ये भी प्रभावित करता है। जैसे शुरुआती इंडस्ट्री कहाँ लगी? जहाँ पर पहला उद्योग लग जाता है बाकी उद्योग लगने की संभावना वहाँ बढ़ जाती है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री 1854 में मुंबई में लगी थी पहली कॉटन मिल। ऐसी 1859 में रिश्रा में, कोलकाता में पहली जूट मिल लगी थी। तो जहाँ पर पहली मिल लगती है उसके बाद धीरे धीरे वो हब बन जाता है।
वहाँ पे कुछ फैक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें या श्रमिक की बात करें या कुछ फैक्टर्स की कमी हो तो वो भी धीरे धीरे वहाँ पर एक फ्लो बन जाता है, वहाँ पर ईजिली अवेलेबल होने लग जाते हैं। तो ये प्रारंभिक संवेग भी प्रभावित करता है कि पहला उद्योग जहाँ विकसित हो गया, जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ पे अगर किसी से पूछा जाए थोक कपड़े की मार्केट तो वो कहेंगे गांधीनगर। अब गांधीनगर ही जाएंगे स्पेशल। अब कभी किसी ने तो शुरुआत की होगी वहाँ पर पहला, उसके बाद दूसरे ने लगाई, अब वो मार्केट बन गई। अब वहाँ पर पहले हो सकता ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना हो, पहले हो सकता बैंकिंग फैसिलिटी ना हो, लेकिन अब सारी फैसिलिटीज़ हो गई। तो ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ के साथ होता है कि पहला उद्योग जहाँ लगता है वहाँ पर दूसरा उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है। आप अपने शहर में, आपकी कॉलोनी में देखते हो मार्केट कहाँ बनी होती है, एक जगह जहाँ शॉप बन गई उसके बाद दूसरी, हम कहते हैं ये बाज़ार है, मार्केट जा रहे हैं। उन जो शॉपकीपर है या जहाँ पे शोरूम है उनको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है वहाँ पर। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मोबाइल मार्केट कहाँ है, आप मोबाइल मार्केट को डिस्कस करोगे तो वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर होगी। तो ये इनिशियल बिगनिंग ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में होता है कि जो पहला उद्योग जहाँ पर लग जाता है बाद में उद्योग और अधिक उद्योग लगने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाती है। सिक्स्थ, मार्केट, जो फैक्टर उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। मार्केट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हम प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन किस लिए करें? बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब मार्केट जितनी पास होगी परिवहन की लागत उतनी ही कम होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उतनी कम होगी। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है दिल्ली एनसीआर में। अब वो प्रोडक्ट चेन्नई से अगर बन के आए, 60 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है वहाँ से, और उसके 12 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो कितने में पहुँचा? यहाँ पर पहुँचा 72 में, और यहाँ पर वो हमें मार्केट में मिलेगा 75 में। ओके, और वही प्रोडक्ट अगर गुरुग्राम में बन रहा है 60 में और वो यहाँ पर बेच रहे हैं 65 में, कौन सा बिकेगा? 65 वाला, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सस्ता है। और जबकि उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, कम में बेच रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम है। ओके, तो ये बाजार की निकटता भी देखी जाती है कि जहां पर जिस वस्तु की मांग अधिक होती है वहां पर उस उद्योग के लगने की संभावना अधिक होती है। ये भी ध्यान में रखा जाता है कि लोकल मार्केट में कितनी इस प्रोडक्ट की डिमांड है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, या आपके शहर में या कॉलोनी में या मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में अगर कोई इंडस्ट्री लगी हो तो वो लोकल डिमांड के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, जो स्मॉल स्केल या फिर जो कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखा जाता है कि मार्केट, अब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आ रही है, इन्वेस्ट कर रही है ना, एमएनसीज इन्वेस्ट कर रही है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि यहाँ मार्केट है, 130 करोड़ लोग हैं, ये 130 करोड़ कस्टमर है यहाँ पर। तो मार्केट को भी ध्यान में रखा जाता है कि उद्योग कहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये 5th फैक्टर है जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। उसके बाद 7th फैक्टर की बात करेंगे, वो है परिवहन के साधन। अब कच्चे माल को इंडस्ट्री तक लाने के लिए, तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए, या फिर मशीनों का आयात और निर्यात पोर्ट तक करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। कैसा ट्रांसपोर्ट चाहिए? महंगा नहीं, सस्ता चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सस्ता ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा। तो सस्ता ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। पहली चीज़ ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, दूसरा सस्ता हो तो और भी अच्छा है। ये फैक्टर भी ध्यान में रखते हैं जब उद्योग लगाया जाता है कि क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे हैवी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री को सस्ता ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो हैवी इंडस्ट्री जितने भी हमारे बड़े उद्योग मिलेंगे, जो भारी उद्योग मिलेंगे, वो उद्योग कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर रेलवे लाइन पास में हो। अब छोटा नागपुर पठार है, वो वहाँ पर भारी उद्योग है, तो वो पूरा जो इलाका है वो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, रोडवेज से, रेलवेज से। और ऐसे ही जो इंडस्ट्रीज़ होती है एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो ध्यान में रखते हैं कि कैसे इसको पोर्ट तक पहुंचाना है। तो ट्रांसपोर्ट है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हम दिल्ली से अगर हावड़ा जाएं तो हर रेलवे स्टेशन के ऊपर शुगर मिल है, क्योंकि गन्ना एक भार ह्यूस्मान पदार्थ है और फिर चीनी को भी एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे जो भारी उद्योग होते हैं जिनका तैयार माल भारी होता है, वो तो स्पेशली रेलवे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो परिवहन के साधन है उसका भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अगर परिवहन के साधन ईजिली अवेलेबल नहीं है और वो एरिया वेल कनेक्टेड नहीं है तो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे प्रॉफिट बढ़ने की बजाय घट जाएगा। तो 7th फैक्टर है परिवहन के साधन, ये भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हैं। उसके बाद
8th है ऊर्जा। ज़्यादातर उद्योग मैकेनाइज्ड हैं, मशीनों पर निर्भर करते हैं आजकल के उद्योग। कुछ उद्योग हैं जो अभी भी कोयले के ऊपर निर्भर है, जैसे भारी उद्योगों में हम लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो उनके लिए ऊर्जा का साधन है वो कोयला है। जब उद्योग लगाया जाता है तो इस फैक्टर को भी बहुत अधिक ध्यान देना ज़रूरी होता है कि क्या वहाँ ऊर्जा के साधन अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, तो उद्योग ठीक से फंक्शन नहीं करेगा और उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा या वो अपने माल की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। मुंबई के आसपास की बात करें, चेन्नई के आसपास है या दिल्ली एनसीआर है, कोलकाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर भी ये इंडस्ट्रीज लगी है, यहाँ पे या तो थर्मल पावर स्टेशन आसपास डेवलप हैं, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत है वो उपलब्ध है, या फिर एटॉमिक एनर्जी अवेलेबल है, या फिर यहाँ पर कोल अवेलेबल है जो कोल पर डिपेंड करते हैं। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग अधिकांशतः कहाँ है? मेनली ये डेवलप हुआ है छोटा नागपुर प्लेटियो में। अब वहाँ पर लोहा इस्पात भी अवेलेबल है और दूसरा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि वहाँ पे कोयला भी उपलब्ध है वहाँ पर। तो ऊर्जा के साधन है वो भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित किया जाता है। मान लीजिए हमारे सारे फैक्ट्री हैं और वहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई नहीं है, चलाएंगे कैसे? चलेगा नहीं उद्योग। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री को। 9th है पोर्ट, पतन, बंदरगाह। कुछ उद्योग है जो कच्चे माल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ है जो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे उद्योग प्रेफर करते हैं पोर्ट को ताकि आयात निर्यात करना आसान हो। इसके अलावा कुछ उद्योग है जिनकी सारी मशीन जो है वो बाहर से आयात की जाती है, तो ऐसे उद्योग भी प्रेफरेंस देते हैं पोर्ट को, पोर्ट के आसपास। तो ये भी एक फैक्टर है जो प्रभावित करता है उद्योगों की अवस्थिति को। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है तो काफ़ी सारा कॉटन क्लॉथ्स हैं वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे मुंबई पोर्ट हैं, यहाँ पर कांडला पोर्ट हैं जिनकी फैसिलिटी अवेलेबल है। छोटा नागपुर पठार के आसपास इंडस्ट्रीज डेवलप होने का एक कारण ये भी है कि कोलकाता, हल्दिया, पारादीप पोर्ट है जो नज़दीक है, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पोर्ट को भी ध्यान में रखा जाता है कि वो या तो पास हो या ज़्यादा दूर ना हो। ये फैक्टर भी बड़े उद्योगों को विशेष तौर पे प्रभावित करता है, क्योंकि इससे भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाती है और विदेशी व्यापार जो ज़्यादातर होता है मोस्टली वो सी रूट से होता है। 10th जो फैक्टर है वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। करोड़ों रुपए लगे होते हैं उद्योग में, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है उद्योग में, जीवन भर की कमाई लगी होती है उद्योग में। अब उद्योग वहीं पे लगाया जाएगा जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे सुरक्षा हो। अब ऐसे जगह पे तो बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा जहाँ पे रोज़ स्ट्राइक हो रही हो, रोज़ हड़ताल हो रही हो, या फिर रोज़ कर्फ्यू लग रहा हो, या रोज़ दंगे फसाद हो रहे हो। तो जहाँ पर शांति अधिक होगी, सुरक्षा अधिक होगी, वहाँ पर भी उद्योग लगने की संभावना है वो अधिक होती है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें या बॉर्डर एरिया की बात करें तो वहाँ पर उद्योग इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अब हरियाणा की बात करें, दिल्ली एनसीआर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या फैला हुआ है, वो फैला हुआ है नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, इस एरिया में। लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है वो मोस्टली डेवलप हुई है फरीदाबाद और गुड़गांव में, क्योंकि ये यूपी की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पीसफुल एरिया माना जाता है। एटलीस्ट कुछ साल पहले तक तो यही था। तो इसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज वो ज़्यादा है वो डेवलप हुई है। तो सुरक्षा भी एक फैक्टर होता है, शांति भी एक फैक्टर होता है कि जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा सुरक्षा है, शांति होती है, वहाँ पर उद्योग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अब जहाँ पर कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी एमएनसीज है वो ये तो नहीं चाहेगी कि हम पाकिस्तान या सीरिया में इन्वेस्ट करें, पता है पैसा डूबेगा, वहाँ पे वो लगाएंगे जहाँ पे उन्हें पता है कि रिकवरी होगी, प्रॉफिट होगा। तो ये फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। 11th है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी सरकार की नीति भी अफेक्ट करती है। कई बार सरकार है वो कुछ छूट देती है, टैक्स में छूट देती है, तो वहाँ पर उद्योग अधिक आते हैं। या गवर्नमेंट है पर्टिकुलर कंट्री है उनको इनवाइट करती है, वहाँ के एमएनसीज़ को इनवाइट करती है और पर्टिकुलर एरिया सजेस्ट करती है, वहाँ पर उद्योग है धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं।
अब कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि इस जो अर्बन एरिया यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, या फिर एक जो स्पेशल एरिया होगा वहाँ पर ही इंडस्ट्री जब डेवलप हो पाएगी। तो वो डेवलप कहाँ हुई? वो वहाँ पर हुई, किसके कारण हुई? गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी प्रभावित करती है कि उद्योग कहाँ विकसित होगा, कैसे विकसित होगा। अब जैसे विशेष इकोनॉमिक जोन कई बार गवर्नमेंट बना देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जिनको बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो वो डेवलप कर दिया जाता है। वहाँ पर गवर्नमेंट MNCs को या लोकल इंडस्ट्रीज़ को कुछ वर्षों के लिए टैक्स फ्री लैंड देती है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ देती है, और वो इंडस्ट्रियल हब में डेवलप हो जाता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगी। अगर हम मान लीजिए कि कहीं पे लगाना चाह रहे हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिल रही है, तो हमने वहाँ क्यों नहीं लगाई? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी ही थी कि वहाँ पे अलाउ नहीं थी। तो ये भी अफेक्ट करता है। 12th है बीमा और बैंकिंग। बीमा और बैंकिंग करोड़ों अरबों बहुत बड़ी पूंजी लगी होती है, तो और लेन देन भी है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो जिस एरिया में बीमा और बैंकिंग की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है वहाँ पर भी उद्योग लगने की संभावना अधिक होती है। पीसफुल कंट्री में हालांकि अभी ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं रहे हैं, सब जगह पर इंश्योरेंस और बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हालांकि पहले ऐसा होता था कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते थे जहाँ पर इंश्योरेंस और बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, जो रिस्क जोन में आते थे। तो ये फैक्टर भी प्रभावित करता है कि उद्योग कहाँ पर लगेंगे। तो हमने काफ़ी सारे फैक्टर कर लिए कि कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। तो ये टोटल 12 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। इस लिस्ट में आप अपनी तरफ से कुछ और भी जोड़ सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेकंड सेशन, जिसमें हमने बात की उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।